जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ सबका से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं कि पिछले हफ्ते में हुए हैं। मार्को रूबियो भारत आए और जैसे कि आपने पिछले शो में बात की थी और सजेस्ट किया था कि मार्को रूबियो आ रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए भारत की तरफ से, और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। कोई खास एक्साइटमेंट, मीडिया कवरेज, कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कुछ मार्को रूबियो को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो चाइना ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं दिया, प्लस भारत भी रूबियो को कुछ उस तरह से ट्रीट नहीं किया। आए वो कोलकाता गए, वहां पर जो मिशनरीज हैं और उन सबसे वो सारा कुछ एक्टिविटीज, उसके बाद जयपुर। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से मार्को रूबियो की इस विजिट को देख रहे हैं, और जिस तरह से भारत ने एकदम मतलब दो टूक क्लियर कर दिया कि भाई हम अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं है, हम रशिया से भी तेल लेंगे, हम यूरोप से भी अपने रिश्ते रखेंगे। जी। देखिए, भारत, देखिए, डोंट गो बाय व्हाट वेस्टर्न इंडेक्सेस शो कि मतलब कि भारत 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 5वीं बिगेस्ट इकोनॉमी है। अरे भारत 100th बिगेस्ट इकोनॉमी है। आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स। भारत की इकोनॉमी कैलकुलेट होती है रुपए में, डॉलर में नहीं होती। एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम अमेरिका की प्रॉब्लम है, भारत की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन थी पीपीपी में, परचेजिंग पावर पैरिटी। $1 भारत में क्या खरीद सकता है? हम हिसाब लगाते हैं 100 रुपए से। 100 रुपए भारत में क्या खरीदता है? अब $1 क्या खरीद सकता है? 100 रुपए भारत में 3 समय का भोजन खरीद सकता है ऑर्डिनरी ढाबे में। मैंने स्वयं खाया है, चाहे मैं अमेरिका से हूँ, सड़क पे किनारे मैंने खाया है, पूरी कचौड़ी जो भी होता है। राइट। हाँ, आराम से मिल जाता है जी। अमेरिका में 100 रुपए में आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, पानी का बोतल नहीं खरीद सकते। राइट। 100 रुपए में द वाटर बॉटल इन ए रिटेल शॉप कॉस्ट यू $1.69। मैं चीपेस्ट बात कर मतलब रहा दो हूँ, मशीन्स दो वाली। डॉलर हो गया। ओके, वो कितना हो गया? वो भी आधा लीटर की बॉटल। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है रुपए की, क्या वैल्यू है डॉलर की। अगर आरबीआई रुपए की कीमत पीपीपी पे फोकस करता है, यू नो, आरबीआई कुछ भी कर सकता है, बोलता है मैं कैलकुलेट करता हूँ पैरिटी, तो डॉलर की वैल्यू आ जाएगी $20 पर डॉलर ओनली। उसके बाद क्या होगा? सामान तो खरीदना बंद कर नहीं सकते, वो तो प्रिंट करे हवा में। दे विल हैव टू गिव इंडिया मोर डॉलर्स टू बाय द सेम प्रोडक्ट। अभी क्या होता है? आरबीआई ने रुपए को डिवैल्यू करके रखा हुआ है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो सेम डॉलर्स में मोर प्रोडक्ट्स आर शिप्ड आउट विदाउट एक्सचेंजिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अगर भारत पीपीपी के बेसिस पे बनाता है, अभी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है कि वो रेट्स जो है यूएस फिक्स करता है और इंडिया उसके सप्लाई करता है। अगर पीपीपी में सेटअप कर दे, डॉलर की वैल्यू नहीं बचेगी। मोदी को ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल बी स्पेंडिंग मोर लेस रुपीज फॉर मोर डॉलर्स। समझ रहे आप? तो ये, दिस इज द फाइनल हैमर ऑन द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अगर $1 की कीमत $20 भारत, ये तो आरबीआई का काम है, 1 सेकंड का काम है, 1-2 मिनट का काम है उनके लिए। तो ये जो फालतू का जो डॉलर बेस्ड जो अमेरिका कैलकुलेट करता है, क्योंकि उसकी करेंसी है, भारतीय करेंसी नहीं है, इस दिशा में भारत बढ़ रहा है। तो तो मतलब स्टडी। आप, जी प्लीज कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं हाँ, सवाल बोलिए करूँ। बोलिए। हाँ। तो मतलब मैं आपसे ये, मतलब जो इशारे आप कर रहे हैं, जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारत उस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा है और कुछ बड़े हम रिफॉर्म्स देखेंगे। हमको कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, अब अमेरिका को हम्म। रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम्म। ओके, टेबल्स हैव टर्न्ड थैंक्स टू ईरान वॉर। टेबल्स हैव टर्न्ड। तो अब अमेरिका को रिफॉर्म की जरूरत है कि भाई तुम अपनी कीमत, अपने डॉलर कीमत मैनिपुलेट करना कम करते हो, बंद करते हो, या हमको गोल्ड दिखाओ। हम तो परसीव वैल्यू पे चल रहे हैं कि आपके पास 8,000 टन है, दिखा दो हमको। अगर है तो 8,000 टन तो निकलेगा ही नहीं। ओके, तो कितना डॉलर तुमने प्रिंट किया? अगर 8,000 रुपए की मैं
डॉलर टन की गोल्ड की मार्केट वैल्यू देखूं तो इट इज नॉट मोर देन $45 ट्रिलियन। तो रुपए और डॉलर कितना सर्कुलेट हो रहा है? डॉलर कितना सर्कुलेट हो रहा है पूरी दुनिया में? मोर देन $300 ट्रिलियन का डॉलर सर्कुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव प्रिंटेड मतलब 50 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली एबल टू डू। हम्म, मतलब कितना? 6 टाइम्स मोर। तो आपकी इकोनॉमी 6 टाइम्स से लेस होनी चाहिए फिर, जो आपका एक्चुअल यूसेज में है। और एक और चीज है कि आप इतना डिफेंस पे खर्चा करते हो, आपके सोल्जर्स के पास चश्मा खरीदने के पैसे नहीं है, गॉगल्स, जूते खरीदने के पैसे नहीं है, या परिवार वालों को भेजना पड़ता है। आपके सोल्जर्स फूड स्टैम्प की लाइन में लग रहे हैं शिकागो में जाके। तो वेयर तो व्हाट यू, सोल्जर्स को पैसा नहीं देते ये लोग, या उनका जो गियर्स या कुछ होते हैं वो नहीं देते? मैं तो पब्लिकली पब्लिश न्यूज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर की बात आपको नहीं बताऊंगा। जी जी सो जी। पब्लिश न्यूज में हम्म, द सोल्जर्स आर लाइनिंग अप फूड स्टैम्प्स। तो परिवार वालों को पैसा भेजना पड़ रहा है गॉगल्स खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, ढंग के जूते। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर इतने ही स्ट्रांग सब कुछ है तो ये बेसिक चीजें क्यों नहीं मीट हो रही है? और अभी आपने देखा ही था, एक आप कैरियर कुछ पिक्चर्स आई थी, लोगों ने छुपा दिया कि हम्म, खाना नहीं दे रहे थे ठीक से, खाना पकाने के लिए लोग नहीं थे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो हम्म, कौन सी मिलिट्री की आप बात कर रहे हो? कौन सा आर्मी लड़ता है भूखे पेट पे? कौन सा आर्मी लड़ता है विदाउट मनी पे, विदाउट मेडिकल केयर पे? है ना? और किसकी लड़ाई है वो? सोल्जर्स तो बेचारे मरने जा रहे हैं, तो उनको उनको क्या आउटकम मिलेगा? उनके परिवार को किस लिए मतलब क्यों लड़ने जा रहा है वो? तो ये हम्म, सब तो अलग बातें होगी। तो मार्को रूबियो की विजिट जो थी, पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर ये है कि मार्को रूबियो की विजिट क्वाड समिट के लिए थी, लेकिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाके, जो कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, क्योंकि वो मोर उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए लिया और वो खर्चा न मरीजों पे लगा, और साथ में टेरेसा की बहुत सारी वीडियोस भी है जो बोल रही थी मैंने 29,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया है, ये किया वो किया है। उस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको मालूम होगा 80 के दशक में थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वैनिश्ड, और उनकी हड्डियां, उनके स्कल्स भेजे गए, और बहुत सारे बच्चे गायब हो गए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको मालूम है आ, कि बिहार में इन्वेस्टिगेशन हुआ था मिशन चैरिटी में, ह्यूमन यस। ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स बाहर आए हैं कि आप बच्चों को बेच रहे हो, बच्चों के ऑर्गन्स बेच रहे हो। अभी पूरा डिटेल्स उनको मालूम नहीं है, बिकॉज इट्स इन द कोर्ट। जब जजमेंट आएगा तो ऑल डिटेल्स विल बी इन पब्लिक, तो तब हमको पता लग जाएगा क्या हुआ था। तो विद सीरियस, सच सीरियस एलिगेशन आप गए, और ये कैथोलिक है, कैथोलिक है, उसके लिए टेरेसा एक सेंट है। अरे कैथोलिसिज्म चर्च तो हर आतंकवादी को सेंट बनाता है। जेवियर को सेंट बनाया, टेरेसा को सेंट बनाया। मतलब इनके संतों को देख के तो हमारे क्रिमिनल शर्मा जाएंगे। क्रिमिनल्स बोलेंगे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, है ना? और केरला में क्या हुआ था चर्चेज में? तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग फ्रॉम क्यूबा, क्यूबा में तो इतना करप्शन है चर्च के अंदर, आई कांट इवन डिस्क्राइब यू। मायमी के चर्चेस में आप देखिए क्या करप्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे धड़ल्ले से चलता है इन द नेम ऑफ गॉड। सब जानते हुए भी वहां पे गया। उसके बाद न्यू दिल्ली आया, तो ऑटोमेटिकली आपको इज्जत तो उतनी मिलेगी ना जितने आप हकदार हो। ये तो कॉमेडियन है, मैंने को पहले ही बताया था, गलत समय पे हंसता है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है, जो आसिफ मुनीर को गले लगा रहा है, और उसके बाद आ रहा है भारत में, भारत टेक्स एवरीथिंग सीरियसली। और भारत आके कह रहा है कि भाई जो भारत की वो पाकिस्तान से आतंकवाद होता है वो भारत की जेन्युइन प्रॉब्लम है। मतलब सो मच कंफ्यूजन। सो मच कंफ्यूजन, उधर गले लगा रहा है, उनके पार्टी कर रहा है, रात में उनके साथ घूम रहा है, उनको मायामी दिखा रहा है। और मायामी दिखाने के लिए क्या जगह है? कुछ भी नहीं है अदर देन प्रोस्टिट्यूशन। मायामी तो पीपल नो व्हाट इट इज नोन फॉर। तो फिर उसके बाद वो उल्टा सीधा बातें कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जयशंकर जी को मालूम है, जब जयशंकर जी अमेरिका आते हैं, कौन सा ऑफिशियल रिसीव करने आता है? पुलिस ऑफिसर आता है ना, उसको एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट मिला जो जयशंकर जी को मिलता है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बेइज्जती की थी फरवरी में, किसी ने बोला नहीं आपको, 2025 में, और उनके मूवमेंट से पता लग रहा था कि क्या वो किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक शेकन ओवर देयर। और फिर आप भारत को गाली भी देते हो, फिर भारत को पुचकारने की कोशिश भी करते हो। सर्जियो गोर जैसा आपने किसी व्यक्ति को छोड़ा हुआ है भारत में,
to create a narrative for Yes. pro अमेरिकन इंडिया रिलेशनशिप, ऐसे कोई रिलेशनशिप तो नहीं बनता है। साधारण दो व्यक्तियों में भी ऐसे रिलेशनशिप नहीं होते हैं। साधारण व्यक्तियों में भी ट्रस्ट देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है, डिपेंडेबिलिटी देखी जाती है, फ्यूचर रिकॉर्ड्स देखा जाता है साधारण व्यक्तियों में। तो देश की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, देश में तो सेना इन्वॉल्व है, प्लस भारत की आप डेमोग्राफी को देखें, 1.5 बिलियन पीपल। कोई आप, इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू डीलिंग विद मोदी और जयशंकर जैसा अमेरिका में चलता है। यहाँ पे डीलिंग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और इनको अमेरिका को एक बहुत बड़ा घमंड है कि वी आर द ब्रेड विनर्स फॉर द वर्ल्ड। आइडियली में ब्रेड स्टीलर्स ऑफ द वर्ल्ड है। एक्जेक्टली, मैं यही बोलने वाली थी। पूरी दुनिया, पूरे एशिया को, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, सबको लूट के तो इनका चल रहा है। अब देखिए ना इन लोग का टू बकेट थ्योरी जो मेरे मित्र ने डाली थी, अंकित शादी ने डाली थी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना और एक रिवॉर्ड क्रिएट करना, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, रिवॉर्ड क्रिएट करना, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थी। पाकिस्तान को भारत के लिए, ताइवान को चाइना के लिए, फिर पाकिस्तान तो एक यूज एंड थ्रो, आप समझ सकते हैं क्या है, और फिर बांग्लादेश को क्रिएट करना, ये सब पॉलिसीज थी। अब भारत बोलता है चीन के साथ हम आप वापस देखें, हम खुद देख लेंगे, हम वी डोंट नीड यू। पहले बोलते थे हमारी जरूरत पड़ेगी, आप कैसे लड़ोगे चीन के साथ। अरे आप उसमें प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सीआई का लिस्निंग पोस्ट किसने बनाया था 1959 में? हिमालय में आपने बनाया था। एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे भूल गए थे हिमालय में? आपने किया था। एक न्यूक्लियर बॉम्ब भूल गए थे वो लोग वहां पे, वो तो भारत ने जाके उसको न्यूट्रलाइज किया बाद में। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव क्रिएटेड। तो मार्को रूबियो के विजिट वाज ए परफेक्ट मोमेंट टू सेट द ऑर्डर स्ट्रेट कि अगली बार से हमारे फॉरेन सचिव या हमारे फॉरेन मिनिस्टर will be equivalent to your president और प्राइम मिनिस्टर whatever you have in future। ये रिकॉर्ड स्टेट है और वो दिखेगा फ्यूचर में जाके। और ये होता है ना, जब आप अपनी सिविलाइजेशन पे खड़े हो, अपनी सभ्यता पे खड़े हो, देन यू रिगार्ड कॉलोनीज एज कॉलोनीज। अमेरिका कॉलोनी है, उसको कॉलोनी के जैसे ट्रीट किया जाएगा। वहाँ के जो मूल निवासी है नेटिव अमेरिकन, उनके साथ हम बराबरी से बात कर सकते हैं। ये आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मेरे को लगता है ये भी फॉरेन पॉलिसी में भारत के आने वाला है, जो मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आ जाए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं नेटिव अमेरिकन की, जो वो बताते हैं, बात करते हैं और अपनी सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। तो वो तो एक मतलब वो बात अलग है कि उन पर चर्चा नहीं होती और आप लगातार उन मुद्दों को हाईलाइट करते हैं। लेकिन एक बात आई एम देयर जो एम्बेसडर, सब, दैट्स व्हाई आई डू दैट। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका सैंक्शंस का इस्तेमाल करता है सभी देशों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ईरान पर सैंक्शंस लगाए, रशिया पर सैंक्शंस लगाए, जहां कहीं जरा सी बात ना बने उनको सैंक्शन कर दीजिए। इसका जवाब आपको क्या लगता है कि दुनिया को देना चाहिए? जो अमेरिका की हेजेमनी अब तो मतलब इन रियल सेंस चैलेंज हो चुकी है, तो अब अगला नंबर इस पे भी होना चाहिए। आपको लगता है भारत को शुरुआत करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए? मार्को रूबियो ने ये बात बोली थी बाय द वे कि if the dollar is not in circulation as a reserve currency, then we'll lose the power to apply sanctions। इसी ने बोली थी। ये सब बड़बोले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो भारत, देखिए क्या होता है ना कि एक आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन कल्चर इन यूएसए। Men in USA, especially Anglo-Saxon males, they talk too much, too much। मेरे को कान दर्द हो जाता है कि कभी मैं इनको बोलना पड़ता है कि भाई चेंज द टॉपिक और आई एम गोइंग आउट, टॉक टू मच। और ये कुछ भी बोल जाते हैं। ये आपको, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, बेटे के बारे में, बच्चे के बारे में सब बकवास करते रहते हैं। एंड दे थिंक कि जस्ट बिकॉज दे आर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दे कैन टॉक एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। उनको पता नहीं कि भारत में एक एक शब्द चीर फाड़ होता है, आपका हर वर्ड इसके लिए सीरियस नहीं है, बट इट जस्ट शोज व्हाट दे आर थिंकिंग। इनको भी वही डर है और जो दुनिया समझती है। अब जैसे आप अपना डर दिखाते हैं ना किसी को, तब उसको एनकैश किया जाता है। अब अभी तक तो अमेरिका सैंक्शंस लगाता था,
मुझे लगता है अगले 3-4 साल में भारत विल ऑल्सो पुट सैंक्शन। जो मेरी पैरिटी वाली जो कंडीशन है वो नेचुरली होगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मांग रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, वो नेचुरली हम्म, होगा। बिकॉज एक तरफा स्ट्रीट चलती नहीं है। कभी ऐसा होगा फ्यूचर में जाके आप 2% सैंक्शन लगाएंगे, भारत लगाएगा 10%, है ना। वो डिपेंडेंसी इनकी है। वियतनाम लगाएगा, चीन लगाएगा, सो इट विल बी सुनामी इफेक्ट। मतलब अभी तो टैरिफ से लोगों को डरा रहे थे, अब ये सैंक्शन देते देते पता नहीं क्या हो जाएगा इनकी हालत। अब पेड़ से प्रिंट भी करने नहीं देगा वो कोई भी देश। सो लेट्स सी हाउ दे ऑपरेट। अभी तक तो एबंडेंस में उन्होंने ऑपरेट किया है, गरीबी में कैसे हम्म, ऑपरेट करते हैं, लेट्स सी। तो इसलिए सब के सब एआई में कूद रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हाइड द एक्चुअल इकोनॉमी। एआई इज नॉट द रियल इकोनॉमी। जैसे अभी जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जो भी अमेरिका में हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, ऑल इन एआई स्टॉक्स 47%। एंड आई विल बी कंजर्वेटिव। 47। एआई पेट नहीं भरता आपका, आपको फिर भी खाना रोटी दाल ही खाना है, या फिर ब्रेड, जो भी ये लोग खाते हैं नॉनसेंस, तो वही खाना पड़ेगा। ताइवान का लोग बोल रहे थे मुझे कि अरे उसका तो स्टॉक मार्केट भारत से ऊपर चला गया। 41% इज ओनली वन कंपनी, टीएसएमएल। ओके, जिसके साथ भारत ने भी एक टाइप के एएसएमएल के साथ भी किया, टीएसएमएल के साथ भी किया है। सो इट इज ऑल फेक इकोनॉमी, फेक नंबर्स। द रियल स्टॉक मार्केट का कोई वैल्यू नहीं बचा है इस समय। और सो विल सी हाउ दिस गोज। लेकिन नंबर्स बड़े खतरनाक हैं, और जिस दिन अमेरिका कोलैप्स होने की स्थिति में आएगा, पूरी दुनिया में उत्पात मचाएगा। एंड दैट्स व्हाट पीपल शुड गियर अप फॉर। उसके रोल स्लॉट्स रेडी हैं, ताइवान रेडी है, पाकिस्तान रेडी है, बांग्लादेश रेडी है, नॉर्थ कोरिया रेडी है, साउथ कोरिया रेडी है। सो ऑल दिस ट्रबल स्पॉट्स आर रेडी। पैसिफिक में उसको कोई ट्रबल स्पॉट नहीं है, तो वहां पे भी ट्रबल स्पॉट्स क्रिएट किए जाएंगे अदरवाइज। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जापान कुछ एक्शंस ले सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका ने जापान को भी काफी एक्सप्लॉइट किया है। मतलब वैसे तो अमेरिका का यही है कि जो अमेरिका के अलाइज होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उन्हीं को वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और जो दुश्मन है तो मतलब आ, उनका तो है ही जो है, लेकिन दोस्तों का उनसे भी ज्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि कभी सारे अलाइज मिलकर एक जॉइंट एक्शन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए लें, जो अमेरिका अब तक करता आया है? लोग ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और यूज कर चुका है। सो हम्म। दे विल नॉट, दे विल फर्स्ट टेक अवे द कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर यूज, उसके बाद ही होगा कुछ। बट वो ना कैसे एक, पॉसिबल है ऐसे को डीन्यूक्लियराइज करना? अभी तो एवरीथिंग इज पाकिस्तान ही पॉसिबल इन न्यूक्लियर है। दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसलिए मैं वहां पे, देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर द राइट पीपल। तो बस राइट पीपल को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, क्या अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आपने सुना? हम्म। अब्राहम अकॉर्ड्स में सऊदी ने जुड़ने से मना कर दिया। सो अब्राहम अकॉर्ड्स का पर्पस ही है मेक पीस विद इजराइल। अच्छा, इस चीज से मैं आपसे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर देगा। सऊदी तो मतलब कई साल पहले ये था, जब ये इसराइल और वो सारा हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब से पहले ये था कि ऑलमोस्ट इनकी ट्रम्प की पिछली टर्म में अबाउट टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन ये सब हो गया। अब अचानक से पिछले एक दो दिन में इक्वेशन चेंज हो गई हैं। अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ है इन दो तीन दिनों में जो? देखिए क्या है कि वो, देखिए इसराइल के साथ जो दुश्मनी थी इस्लामिक कंट्रीज की, हम्म। वो इट हैज, अब्राहम अकॉर्ड्स का पर्पस ये था कि इसराइल के साथ आप दोस्ती कर लें, हम्म। और अमेरिका इटसेल्फ वाज नॉट प्रमोटिंग इट। अब इसराइल बोल रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड करा के दो मुझे बिफोर यू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। उस अकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। और सऊदी अरेबिया नाटक करता है बिकॉज उसके, सऊदी अरेबिया के अंदर इजरायली F-15s खड़े हुए हैं अंदर। तो सऊदी अरेबिया का ड्रामा आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या वो बता रहे हैं इमेज कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं। उसके यूएई पीछे आपको का मालूम है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो मुस्लिम जनता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो एंटी इजराइल है।
और जो मोहम्मद बिन सलमान है या फिर जो भी इस्लामिक नेशंस के लीडर्स हैं, चाहे यूएई के हों, वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड से या फिर किसी भी पर्पस से इसराइल के साथ उनके रिश्ते बेहतर है, लेकिन जनता को कन्विंस करना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए वो ये सारा जो एक फसाद है वो क्रिएट करके रखते हैं, दैट वी आर अगेंस्ट इजराइल। बिकॉज इट हेल्प्स देम इन देयर फॉरेन पॉलिसी ना। जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जनता को 2 मिनट में कंट्रोल कर देंगे वो, है ना। तो जनता को कंट्रोल करने में दे डोंट हैव, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। सो ये हिपोक्रेसी है उनके दुनिया की। और जबकि आपको मालूम ही है कि जुडाइज्म और रिलीजियस वाइज इतने डिफरेंसेस नहीं है दोनों में, सेम दोनों डिफरेंसेस नहीं है, शब्द भी सेम ही है, कुफ्र वहाँ पे है, काफिर यहाँ पर है, और दोनों के दोनों रिलीजन्स अजान, नमाज, सब कुछ वही है, एक ही सब कुछ एक ही है। सबसे निकला है। उसे मोजेस भी कॉमन कैरेक्टर हैं दोनों में। और फिर हाँ, वो तो उसके बाद थी आप एक ही जीसस को दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। ब्रांच। हम्म। तो इस तरह के मेरे को कॉन्फ्लिक्ट दिखता नहीं है एक्चुअली। अगर देखा जाए कुरान को तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए कॉपी ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, कॉपी, डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी अंदर। सो तो बट स्टिल तो ये जो पूरा जनता वाला है, और इसीलिए एमबीएस ने बहुत ट्राई किया कि अपनी मदरसा एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए, जबकि वो खुद ही मदरसा से प्रोडक्ट है, ही इज नॉट स्टडीड इन द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। तो अमेरिका ने ट्राई किया कि एमबीएस को बदल देंगे, तो एमबीएस के भी अंदर उन्होंने सऊदी फैमिली में फूड पढ़ाने की कोशिश करी, फूड कराने की कोशिश करी। सो बट द पॉइंट इज कि इजराइल उन सब चीज़ों में एक तरीके से नाकाम रहा, तो ओनली रिकोर्स लेफ्ट इज अमेरिका। और पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान को बस पैसा दे दो, कुछ भी कर देगा, अब्राहम अकॉर्ड कल साइन कर देगा। सो सऊदी अरेबिया ने रोक दिया, भाई आपके ट्रूप्स मेरे पास हैं 80,000, इफ आई डोंट पे यू, तो इफ सऊदी डजंट एग्री, पाकिस्तान डजंट एग्री। बट इन सभी देशों में वन कंट्री इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वन, दैट इज यूएई। वो इस चक्कर से बाहर निकल गया, दे हैव लेफ्ट ओपेक, दे आर विद इंडिया, ओमान भी भारत के साथ आ जाएगा, तो थर्ड पावर इन द मिडिल ईस्ट विल बी इंडिया। तो अब्राहम अकॉर्ड्स बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला पीस करने में, because as like any other peace accord between Arab and Israeli countries, any other. Only thing is कि इंडिया, if India becomes the center, जो कि इंडिया नहीं चाहता बनना उस एरिया में, इंडिया को सबसे तेल खरीदना है, they don't want to be in the middle of these countries. तो अगर इंडिया becomes the center, there will be a division and then the partial unity will be achieved. Or if Russia becomes the center, so without India और रशिया, चाइना पर ये लोग ट्रस्ट नहीं करते, अरेबिक कंट्रीज नहीं करते, इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। तो आइदर इंडिया और रशिया अब्राहम अकॉर्ड्स में अगर नहीं होंगे तो अब्राहम अकॉर्ड्स विल नॉट सक्सीड। और ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं अटैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ईरान इज रेडी। और ईरान का आपको पॉलिटिक्स मालूम ही है, टोटली कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटेन। आइल ऑफ मैन में उनके रिकॉर्ड, उनके फंड्स हैं, और बहुत सारा इंटरनल फंडिंग है, पूरा टॉप लीडरशिप ऑफ ईरान का आज भी है। अयतुल्ला खुमैनी के जो परिवार के लोग हैं उनका मेंबरशिप है उन सब एरियाज में, या उनका कंट्रोल है। सो आई डोंट थिंक सो ये मिडिल ईस्ट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, और ये सारा प्रॉब्लम क्रिएटिव ब्रिटेन ने किया है और अमेरिका ने किया है। सो इफ दे सॉल्व देयर ओन मेस तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और चाइना का और किसी भी और कंट्री का मिडिल ईस्ट में कोई संबंध नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑल दीज थिंग्स दे आर ट्राइंग, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन किया जाए डोमेस्टिक ऑडियंस का, और फिर उसके बाद आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है मे बी इन सम फ्यूचर, मे बी 3 to 10 years, 4 15 years, यूएसए एंड ऑल यूरोपियन कंट्रीज को इस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो बाय बाय, और तब जाके रियलिस्टिक पीस हो सकती है वहाँ पे। बिकॉज एंड देन आई थिंक आपको मालूम ही है कि इंडियन नेवी और इजरायली नेवी, यूएई नेवी विल कॉल द शॉट्स विद ईरानियन नेवी बाय द वे। तो ये कह सकते हैं कि ईरान वॉर के बाद एक मतलब इन रियल सेंस हम एक ग्लोबल रीसेट दे सकते हैं। दिख रहा है मुझे, बिकॉज द फर्स्ट टाइम इफेक्टिवली अमेरिका का मिलिट्री लीडरशिप हैज बीन चैलेंज, और एंड ईरान चाहे जितना भी
पेपर पे आप देख रहे हैं स्ट्रांग है कमजोर है, बट दे हैव टॉट ए बिग लेसन। तो अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं है। और सबसे फनी बात है, क्वाड में यूएसए इज ए मेंबर एंड यूएसए इटसेल्फ इज स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ट्रेड। तो कौन सा इंडो पैसिफिक खुला देगा वो? और समझ रूबियो रहे तो हैं? बोल रहे हैं कि भैया अब हम मतलब अमेरिका बोल रहा है कि अब हमारा वॉर ऑब्जेक्टिव है कि हम हॉर्मुज खुलवाएं। वॉर से पहले तो हॉर्मुज बंद ही नहीं था, फिर अब वॉर ऑब्जेक्टिव कहाँ से हो गया आपका? नहीं, अब तो खुलेगा भी ऑन ईरानी कंडीशंस। यस। अब नाउ इट विल बी, सो इट वाज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव बाय ईरान। और ईरान को मालूम है वो रेड सी बंद करा सकता है, बट ओनली प्रॉब्लम है वहां पे उसको इंडिया से लड़ना पड़ेगा। सो दे डोंट वांट टू रिस्क दैट नाउ, क्योंकि इंडियन नेवी वहां पे एक्ट करेगी। बिकॉज आप सब कुछ बंद करके नहीं बैठ सकते कि मैं हॉर्मुज भी बंद कर दूंगा, विच इज इंटरनेशनल वाटर बाय द वे। वो नेचुरल वाटर है, आपने बनाया नहीं है, प्रकृति से मिला है। सो इसलिए ईरान इज रॉन्ग। लेकिन दिस इज, अभी देखिए क्या है कि इट इज सच ए स्मॉल स्टेट, 30 किलोमीटर इज नथिंग इन नेवल पार्लेंस। यस। हम्म। तो इसलिए अभी तक सारी कंट्रीज देख रही हैं कि भाई अमेरिका आपने बंद कराया था, खोलो इसको, फोर्स करेंगे हम्म। अमेरिका को, ईरान को बोलेंगी। तो ईरान भी बड़ा चालाक है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया को फ्री में विदाउट टोल चिप भेज रहा है। तो दो पावर्स है सेटिस्फाइड, बाकी सब पे लगा रहा है टैक्स वो, इसलिए बाकी सब परेशान है। ओके, सो दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड। लेकिन इवेंचुअली उनको खोलना ही पड़ेगा, इवेंचुअली। हाँ, कॉस्ट हमेशा तो बंद नहीं रख सकते। ग्लोबल इकोनॉमी वैसे ही मतलब एकदम ऑलमोस्ट एकदम पूरी तरह से क्रम्बल हो चुकी है और क्राइसिस नजर आ रहे हैं। अब इनफैक्ट भारत और बड़े जो देश है उन पर भी इसका असर नजर आने लगा। तब कॉस्ट खोलना तो पड़ेगा, और अगर नहीं खुलेगा तो पूरी तरह से हम बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख सकते हैं। और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि पीस टॉक्स फाइनलाइज हो जाए, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। बातचीत चल रही है क्योंकि अमेरिका पे अब गगन भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर बातचीत भी चलती है और उधर से इनके स्ट्राइक्स भी चलते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आता है, कब फाइनली ईरान इसराइल और जो यूएस कॉन्फ्लिक्ट है उस पर हम पीस देख सकते हैं। आदित्य जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।